हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कांसेप्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए फैक्टराइजेशन मतलब होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दे दिया है 2x - 3 इनटू मान लीजिए दे दिया x + 5। मान लीजिए इस तरह दे दिया। छोटे क्लास में आपको दिया था क्लास 6 में, 7 में, तो आप ऐसे इसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो। सॉल्व कैसे करते हो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हो। एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होता है पहला स्टेप, फिर ये जा करके इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होता है। फिर क्या होता है, ये 3 जा करके x से मल्टीप्लाई होता है, तीसरा स्टेप। फिर ये 3 जा करके 5 से मल्टीप्लाई होता है, फोर्थ स्टेप। यानी 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जरा करते हैं, देखो मैं थोड़ा सॉल्व करके इसको दिखाता हूं, है ना। तो करते क्या है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2x * x, फिर ठीक है इसके आगे प्लस है और यहां भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा 2x + 5। ठीक है, फिर -3 * x, फिर -3 * 5। तो क्या मिल जाता है यहां से हमें, यहां से मिल जाता है 2x² + 5 2 = 10x - 3x - 15। ये लिखते हैं हम लोग। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। 2x² + 10x - 3x + 7x - 15। तो आपको यहां क्या मिलता है, आपको यहां पर मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला ना। अब यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, ये अब जब हम बड़े क्लास में आते हैं, जैसे 8 और 9 में आएंगे, 10 में आएंगे, तो हमको क्या मिलता है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे, क्यूबिक इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस मिलते हैं और इन इक्वेशन को कहा जाता है कि फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि इन इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, और जिस प्रोसेस से हम इस वैल्यू को प्राप्त करेंगे, इसके द्वारा उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन। बस में आ रहा है, यानी फैक्टराइजेशन जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस होगा। जैसे हमने इसको सॉल्व करके यहां से ये लाया, तो फैक्टराइजेशन जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस होता है। उल्टा प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि अब इसको वापस ये स्टेप सॉल्व करेंगे, फिर ये स्टेप, और फिर फाइनली ये लाएंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2x² + 7x - 15 और कहा फैक्टराइज। ठीक है, कहा फैक्टराइज दिस। तो फैक्टराइज करने का मतलब है इसका उल्टा प्रोसेस। यानी देखिए हम पहले क्या करेंगे, 7 को तोड़ेंगे किसमें, 10x और 3x में। ठीक है, 7 को तोड़ते हैं 10x और 3x में, ये हो जाएगा 2x² + 10x - 3x - 15। देखिए 10x - 3x कितना हो जाएगा, 7x। तो हम 7x को ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्यों लिखेंगे, ताकि हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। और कैसे आता है, कैसे पता चलता है कि हमको 10 चाहिए और 3 चाहिए, इसको मैंने बताया जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर इसको जब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन थे, तो हमारे पास क्या बनता है, जनरल इक्वेशन। यही जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c, है ना। तो ये जनरल इक्वेशन होता है। यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी और c की वैल्यू -15 हो जाएगी। तो मैंने कहा था कि आप a * c मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, -15 * 2, ये हो जाएगा -30। अब -30 में से सिर्फ 30 को पकड़ो और प्राइम फैक्टराइज करो इसका। प्राइम फैक्टराइज करो, 2 टाइम्स में 15, फिर 3 टाइम्स में 5, फिर 5 टाइम्स में 1। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 = 10 ले लो पहला नंबर, और दूसरा नंबर 3 ले लो। क्यों, ताकि 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 10 × 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया 10 और 3। अब क्या करते हैं, पहले 2 टर्म्स को लेते हैं, लास्ट के 2 टर्म्स को लेते हैं। पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो 2 यहां भी है और इसके अंदर भी 2 है, कॉमन हो जाएगा। यहां x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस बचेगा ना। देखो इसमें से 2 और इसमें से 2 बाहर आ गया, यहां से x बाहर हो गया, यहां से भी x बाहर आ गया। तो 2 10 को क्या लिख सकते थे, 2 × 5। ये 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, चलो अब यहां से -3 कॉमन निकाल लेते हैं। -3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और ये माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस बचेगा। और 15 को क्या लिखा जा सकता है, 5 × 3। ये 3 बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा, अंदर 5 बचेगा। ठीक है, दोनों में ये टर्म सेम बच रहा है। चलो इसको लिख लेते हैं, x + 5 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2x - 3, दूसरी ब्रैकेट में 2x - 3 फैक्टराइज हो गया। अब देखो यही चीजें है ना, दिख रहा है। यानी छोटे क्लास में हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन तैयार करते थे। अब इस क्लास में क्या करना है, इसका उल्टा प्रोसेस करना है और हमें सॉल्व करके फैक्टराइज करना है।
जब फैक्टराइज कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज मिली है, एक और ये दो वैल्यूज मिली है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? फैक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या कहलाएगा? फैक्टर्स कहलाएंगे। ये दोनों फैक्टर्स कहलाते हैं। समझ आ रहा है? तो फैक्टराइजेशन समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके वापस इनके फैक्टर्स को डिटेक्ट करना ही फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद से थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, चलिए तो कुछ मैं पॉइंट्स देता हूं, इसको हटा दूं। आसान है फैक्टराइजेशन, बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करते रहना है, बाकी क्वेश्चंस आसान हो जाएगा। जैसे अब इसमें जो हमें समझना है, सबसे पहले समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। समझो पॉलिनोमियल, मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। तो ऐसे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशन, ठीक है ना, ऐसे सभी अलजेब्रिक इक्वेशन जिनमें वेरिएबल का जो पावर होता है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी जो वेरिएबल का पावर, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी एक इक्वेशन तैयार कर लिया इस तरीके से, या मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना देता हूं जैसे कि आपके बुक में एक दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं ना, ठीक है, डॉट 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 an x टू द पावर, ठीक है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये अप टू इस टर्म तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। वो क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो इस कंडीशन में ऐसे इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। एनी एक्सप्रेशन रिटन इन दिस फॉर्म, if a naught a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, ठीक है, डॉट 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 an, अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ आ रहा है? ये हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, वो हम समझेंगे जरा टर्म्स के बारे में, इनके टर्म्स related to polynomial, related to polynomial, terms related to polynomial, पोलिनोमियल से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये पोलिनोमियल समझ आ रहा है? एक तो ये तरीका है डिफाइन करने का, दूसरा तरीका ये था कि जो हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक इक्वेशंस, वहां से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो ऐसे सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखते हैं, 2x² - 3x + 4 मान लिया भाई, इस तरीके से x √x + 3 = 0, 1/x² - 3x + 4, ठीक है, 3x to the power 4 minus 4x³ minus 4 equal to 0। मैंने यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं। इसमें आप देखो तो यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर हाईएस्ट वो क्या है? 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरिएबल का पावर 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, मतलब +2 का मतलब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वेरिएबल एक ऐसा है जो माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर अगर देखो तो 1 आएगा, लेकिन एक वेरिएबल हमें ऐसा मिल रहा है जिसका पावर नेगेटिव है, ठीक है, ये याद रहे, ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है? 4, नहीं हाईएस्ट पावर की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए? ध्यान रहे, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए वेरिएबल का पावर। तो इस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो आप देखो इसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है और इंटीजर तो है। यहां पर पावर पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर से नहीं बिलोंग करता है, 1/2 इंटीजर से नहीं बिलोंग करता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर भी पावर आपको दिखाई तो दे रहा है, ये पॉजिटिव तो है लेकिन एक ऐसा वेरिएबल हमें यहां पर मिल रहा है जिसका पावर निगेटिव में आ गया। सभी का सभी पावर, सभी के सभी पावर, जो भी वेरिएबल पर पावर है वे सभी के सभी जब पॉजिटिव हो जाएंगे तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका पावर निगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ये पॉजिटिव है और इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है पॉलिनोमियल क्या होते हैं? चलिए अब इसके बाद से कुछ रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करेंगे।
पहला टर्म इसमें दिया हुआ है कि आप ये समझो कि डिग्री क्या होता है। पहला क्या समझो, डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसका डिग्री हो जाएगा। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको हाईएस्ट पावर क्या दिखा है, x का 2। इसका मतलब कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसका अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0 लगा इक्वेशन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। तो डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है ना, यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा, 4, हाईएस्ट पावर ऑफ अ गिवन ऑफ अ वेरिएबल इन ए अलजेब्रिक इक्वेशन। एक अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसका डिग्री हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं टर्म्स। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ठीक है, और यह टर्म्स का मतलब क्या होता है, पहला। दूसरा समझते हैं टर्म्स या टर्म का मतलब क्या होता है, और फिर हम समझेंगे इसके साथ कांस्टेंट टर्म क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, मान लो एक इक्वेशन ऐसे लिख दिया। इस कंडीशन में, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा। देखो टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल या कांस्टेंट, ऐसे वेरिएबल या कांस्टेंट जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो। अच्छा भाई यहां देखो, इसके इस बॉक्स के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक टर्म है क्योंकि उसके बाहर एक माइनस दिख गया है। इसको एक इसके अंदर रखो, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर भी कोई प्लस माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये खुद में एक टर्म हो जाएगा और ये खुद में एक टर्म हो जाएगा। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। समझ आ रहा है। तो याद है टर्म्स का मतलब होता है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट जब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से सेपरेट हो जाते हैं तो वो टर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहां पर अगर चेक करूं, यहां पर भी कितना हो जाएगा, 3 टर्म्स, यहां पर भी 3 टर्म्स हो जाएगा, दिख रहा है ना। सो मान लो एक इक्वेशन ऐसे लिख दिया मैंने, 2xyz अपॉन abc माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कितना टर्म है, ये खुद में एक टर्म है, इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं, एक टर्म है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 टर्म। यानी इस अलजेब्रिक इक्वेशन में कितने टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म। ठीक है, मान लो हमने ऐसे लिख दिया, इस तरीके से। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इस अलजेब्रिक इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, तो भाई देखो ये 1 2 3 और ये 4, कितने 4 टर्म हो जाएंगे। सो यार टर्म्स पहचान लेंगे। अच्छा अब कहा जा रहा है कांस्टेंट टर्म्स का मतलब क्या होता है। देखो भाई इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट टर्म। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट। समझ आ रहा है। तो ऐसा टर्म जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा बहुत लोग कहेंगे कि ठीक है यहाँ पर x का पावर 0 तो लिखा जा सकता है, जैसे 4x टू द पावर 0 तो लिखा जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उस वेरिएबल का कोई मतलब थोड़ी ना, x टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा और इस कंडीशन में फिर 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये समझ में आ गया टर्म्स और कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब। अगला टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, ये जरा देख लेते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि वो टर्म, ठीक है, या वो कोएफिशिएंट जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर के साथ लगा हो। ठीक है, जैसे कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। समझ आ रहा है। कोएफिशिएंट का मतलब जिसका पूछा जा रहा है, जैसे x का हमने कोएफिशिएंट पूछा तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई या क्या डिवाइड में है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो याद रखें तीसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, कोएफिशिएंट। समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जी 2 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। मान लो हमने कुछ ऐसा लिख दिया 2xyz अपॉन abc, मैंने पूछा z का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो z के साथ क्या मल्टीप्लाई डिवाइड है, देखो यही तो मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, 2xy अपॉन abc, तो z का कोएफिशिएंट 2xy अपॉन abc हो जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर हमें ये देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, कुछ नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट यहां दिया है, तो लीडिंग का मतलब हो जाएगा ये जो 2 है ना, जिसके साथ हाईएस्ट, यानी ऐसा वेरिएबल हो जिसका पावर हाईएस्ट हो, उसके सामने क्या लगा हुआ है कांस्टेंट में, यहां पर वो देख लो भाई, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा, 2 इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा।
जैसे मान लो इसमें पूरा देख लिया, तो इसमें हाईएस्ट पावर किसके पास है, इस x के पास है, तो इसके साथ क्या कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है 3, तो इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो इसमें समझना था। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। फैक्टराइजेशन हो गया, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब समझते हैं रूट्स क्या होता है, बता दिया जाए इसको, इतने टर्म्स समझने थे, और भी कुछ टर्म्स हैं जो बहुत जरूरी नहीं है बता, ठीक है ना, हटा देते हैं, समझ आ रहा है ना। चलो अब इसके बाद से देख लेते हैं कि रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोस का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या कह लीजिए पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कुछ फैक्टर्स मिलते हैं, जो फैक्टर्स मिलेंगे उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू कुछ मिलेगी, यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यूज निकल के आती हैं इसी को इस पॉलिनोमियल का रूट कहा जाता है, या तो उसका हम लोग कहेंगे जीरोस, ठीक है, या उसका कहेंगे सॉल्यूशन, ये एक ही नाम है। ध्यान रखें, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो हमें x की कुछ वैल्यूज मिलती हैं, जो x की वैल्यूज मिलेंगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस x का या उस पॉलिनोमियल का रूट या जीरोस या सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, जरा सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो हमारे पास दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, और यहां पर मैं लेता हूं 12x, ठीक है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। इस पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। कैसे, जब दिखाता हूं। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने कहा था कि पहले a और c को मल्टीप्लाई करो। देखो क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, यही होता है, ये होता है जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक में। तो x की a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, c की वैल्यू हो जाएगी 6। मैंने कहा a इंटू सी को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको एक वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 6 यानी 12, और उस 12 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करो, जो वैल्यू मिलेगी उसको प्राइम फैक्टराइज करो, ये मिलेगा। अब इसके बाद से इनमें से एक ऐसा पेयर बनाओ जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 है, यानी b के बराबर है, ये b है ना, b की वैल्यू है, तो सॉल्व करो। तो ये मैंने लिया 2 इंटू 2 4, और ये लिया 3, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, तो -4 -3 -4 -3 -7 हो जाएगा। यानी हम -4 -3 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमें दो चीज समझना होता है कि इसको जब मल्टीप्लाई ऐड करें तो इसके बराबर है, और जब मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर है, ये चीज देखना होता है। तो -4 इंटू -3 +12 हो जाएगा, और -4 प्लस -3 क्या हो जाएगा -, यानी इस 7 को हम तोड़ सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां से और यहां से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, शुरू के दो टर्म लास्ट के दो टर्म। अब यहां भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, 2 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, यहां भी x है, यहां भी x है, वो भी बाहर हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस यहां 2 बचेगा। अच्छा, फिर यहां से -3 इसमें भी है, यहां भी -3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x बचेगा, यहां से माइनस बाहर चला गया तो एक और माइनस बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ x - 2 कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ बचेगा 2x - 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x - 3। मैंने बताया ना जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है पिछले वीडियो में, ध्यान रखें। ये क्या हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/, तो हमें यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिली, एक हमारे पास क्या मिला 2 और x की वैल्यू मिला 3/2। ये दोनों जो वैल्यू आएंगी इन्हीं को क्या कहा जाता है, रूट जीरोस या सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया ना। तो ध्यान रहे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी इसका डिग्री क्या है, चेक करो, इसकी डिग्री 2 है, चेक करो भाई, मैंने बताया डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इस कंडीशन में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। अगर डिग्री 2 होगी तो इसके दो वैल्यूज मिलेंगे, अगर डिग्री 3 होगी तो इसके 3 वैल्यूज मिलेंगे, अगर डिग्री 4 होगा तो 4, और साइमल्टेनियसली और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया रूट जीरोस या सॉल्यूशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसको कहते हैं और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। और ये जो प्रोसेस लगाया ना मैंने, फैक्टराइज किया एक प्रकार से। अब देखो अगर जीरोस हट जाएगा तो यहाँ पर हमें ये दो वैल्यूज मिलेंगे ना। मान लो अगर जीरोस नहीं होता, जैसे यहाँ जीरो इस तरह नहीं दिया होता तो आप सॉल्व कर दे तो आपको क्या मिलता,
सिर्फ ये मिलता, इसके आगे नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में ये दो वैल्यू जो आई हैं इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाता, ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर, और फैक्टराइज ऐसे ही करना है। समझ आ रहा है? तो आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से हमें एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सिखाया, मैं आपको एक क्यूबिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज करना सिखाता हूं, ठीक है ना, और बाई क्वाड्रेटिक को भी और बाई क्यूबिक को, ठीक है। तो सीखते हैं, ठीक है ना। एक और मेथड हमारे पास आता है जो कि हम लोग बोलते हैं, एक तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड हो गया। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो डायरेक्ट इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दे दे तो उसको फैक्टराइज करने के लिए इससे पहले एक और स्टेप फॉलो करना होता है। वो स्टेप क्या है, चलो मैं समझाता हूं, ठीक है। बस कंसेप्ट को आप पकड़ते जाओ, बाकी आसान है, ठीक है। डिवीजन थोड़ा मैं समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया है इस तरीके से, 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ठीक है। कहा इसको फैक्टराइज करो ना, फैक्टराइज दिस इफ वन ऑफ द फैक्टर इज 2x माइनस 3, 2x माइनस, अच्छा यहां तो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। मैं एक ऐसा इक्वेशन लेता हूं जो सॉल्व हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि किस तरीके से आप उसको फैक्टराइज करोगे। चलो मैं एक इक्वेशन यहां पर ले लेता हूं, इससे हार्ड, हां यहां दिया हुआ 2x स्क्वायर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, एक मैं दूसरा लिख लेता हूं, ठीक है, थोड़ा समझाने में। क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर minus 4x minus 14 if one of the factor is 2x plus 7, 2x plus 7। अब कहा गया कि इसको आप फैक्टराइज करो। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि इसकी डिग्री कितनी है 3, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स होंगे। उन 3 फैक्टर में से एक फैक्टर आपको यहां दिया गया, क्या फैक्टर दिया गया है, 2x plus 7, एक फैक्टर दिया। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे और उसके बाद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको फैक्टराइज कर लेंगे। दिखाता हूं, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करोगे, पहले इस पॉलिनोमियल को आप इस फैक्टर से डिवाइड करोगे। 2x plus 7 कैसे करोगे मैं समझाता हूं। क्या दे दिया है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 माइनस 4x माइनस 14, ये दे दिया और कहा कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या करना होता है ना, ध्यान सुनना, इस डिवीजन को कैसे किया जाता है ना। देखो मैंने कहा कि हम इसके पहले टर्म को देखते हैं और इसके पहले टर्म को देखते हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के पहले टर्म को देखते हैं और इस फैक्टर के पहले टर्म को देखते हैं, और इस फैक्टर के पहले टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करें ताकि ये पहला टर्म बन जाए। तो यहां पर 2x है, यहाँ 2x क्यूब है, यानी अगर x स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी x क्यूब बन जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 2x, ये बन जाएगा 2x क्यूब, और फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, माइनस करने वाला। सॉल्व करता हूँ, नहीं माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। भाई पहले यहाँ प्लस था, जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस, इस पॉजिटिव को हम ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पॉजिटिव दिया उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x, और इस 14 को भी नीचे उठा देंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, अब देखो यहां माइनस 4x चाहिए, यहां पर क्या है 2, तो माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 इंटू 2 4x माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14, जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0। सॉल्व करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहां पर हमें एक फैक्टर तो मिल चुका था, हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो x मान लो कि हमारे पास, अच्छा दिया तो नहीं है, इक्वल टू 0, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए थोड़ा सा मैं आसान मेथड बताता हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में, या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 2,
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने ऐसा बनाया था कि हमें समझना है कि क्या करना है, ठीक है। अब अगर हमें फैक्टराइज करना है तो देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी चीज है कि अगर यहाँ पर माइनस √2x ले लूं और प्लस √2x ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0x। हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाए, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। तो मैंने क्या किया, जो 2 दिया हुआ है उसको ऐसे लिख दिया, √2 इंटू √2। देखो भाई, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √2 एक प्लस में ले लेंगे, एक माइनस में, एक प्लस में, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 भी आ जाएगा, और ये 0 चाहिए था, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन, यहां से कुछ कॉमन, यहां से x बाहर निकाल लेंगे तो x माइनस √2 बच जाएगा, और यहां से अगर √2 को कॉमन निकाल लूं तो इसको फिर क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यही चीज लिख सकता हूं, क्या, जो 2 लिखा है ना उसको लिख सकता हूं √2 इंटू √2, इस 2 को। तो यहां से ये एक √2 बाहर आ जाएगा, ये एक √2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, √2 और यहां बचेगा। समझ आ रहा है ना, इसमें से √2, इसमें से √2 बाहर आ गया, यहाँ x बचेगा और यहाँ का एक √2 बच जाएगा, दोनों में ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस √2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से x प्लस √2 यहाँ। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखा, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, दो फैक्टर, और तीसरा फैक्टर ये हो जाएगा। और आपने देखा इसका डिग्री 3 था तो इसके फैक्टर्स भी कितने आए, 3 आए। तो इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत हार्ड चीज कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चंस लेकर के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जरा सॉल्व करके एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं, ठीक है। चलो, इसको मैं ले लेता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यहां पर देखिए कि कहा फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग कंप्लीटली, या कहा कि फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक है, ठीक है। इफ वन ऑफ द फैक्टर इज एक जो फैक्टर इसमें वो क्या दिया हुआ है, x माइनस 2, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया, कहा कि फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द फैक्टर इज दिस। कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस पॉलिनोमियल को हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम नहीं जानते हैं, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताएगा। तो जब हम उस फैक्टर से जब इसको फैक्टराइज जब डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इस कंडीशन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहा है कि ये इसका फैक्टर है, मतलब इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 दे दिया, ठीक है। मैं x माइनस 2 से इसको फैक्टराइज करता हूं। इसके लिए मैंने क्या कहा था, इसके पहले टर्म को देखो और इसके, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये मिल जाए। तो देखो, अगर इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता तो ये मिल जाता ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब मिल जाता, सही है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, यहां पर हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करके जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल, प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कुल मिला करके प्लस 3x स्क्वायर, और ये माइनस 4x नीचे आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके पहले टर्म को देखो और इसके पहले टर्म को देखो, इसमें क्या है 3x स्क्वायर, इसमें क्या है सिर्फ x, तो पहले तो मुझे प्लस 3x चाहिए, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस है, प्लस 3, तो प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 3x हो गया। हमें x स्क्वायर चाहिए, तो एक x यहां पर रख लो, एक x रख लो, 3x इंटू x 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब 3x इंटू x 3x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 2 माइनस 6x। जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 4x क्या बचेगा, प्लस 2x। समझ आया। और फिर ये माइनस 4 यहाँ नीचे ऊपर जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इस x के साथ प्लस 2 चाहिए। देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2x बन जाएगा, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2 कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, यहाँ पे माइनस। इस कंडीशन में फैक्टराइज हो गया।
तो पहला फैक्टर तो हमें मिल गया था और फैक्टराइज करने के बाद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मिलेगा। अब इसको तोड़ते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो ये तो आपको पता है कि आप यहाँ पर 2x और x में ब्रेक कर लो, क्यों भाई 2x प्लस 1x 3x और 2 इंटू यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन यहाँ से कुछ कॉमन, यहाँ से अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेते हैं, कुछ कॉमन तो निकालने वाला है नहीं तो एटलीस्ट 1 निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 1 निकालने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा x प्लस 1, दो फैक्टर यहाँ आ गए, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये था, कुल मिलाकर 3 फैक्टर आ गए, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है चेक कर लो, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। तो इस तरीके से हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक फैक्टर दिया रहेगा इस तरीके से फैक्टराइज कर लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स मान लो कि आपको एक ऐसा इक्वेशन दे देता जिसमें ये कहा था कि फैक्टराइज दिस, सिर्फ क्या लिखता फैक्टराइज दिस, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूं मान लो थोड़ी देर के लिए एक ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया जिसमें लिखा फैक्टराइज दिस और कुछ भी नहीं दिया, ध्यान से सुनो, कहा फैक्टराइज दिस और इसके आगे कोई फैक्टर नहीं दिया, और हम क्यूबिक इक्वेशन को जनरली सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं जानते, तो किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सुना है, यहाँ इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे उसको समझना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और उस रिमाइंडर थ्योरम की मदद से कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं आपको बताता हूं रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम जानना पड़ेगा और एक और समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। इसको सॉल्व करने के लिए पहले दो चीज समझना पड़ेगा, पहले आप समझो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, और दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है फैक्टर थ्योरम। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। चलो, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया, ये सबसे प्यारा इक्वेशन है, मान लो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से f ऑफ x, जैसे जनरली जो पोलिनोमियल्स होते हैं f ऑफ x g ऑफ x ऐसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक कोई भी मैंने इक्वेशन ले लिया, ठीक है, एक पोलिनोमियल ले लिया। तो यहां पर इस पोलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि इसका रिमाइंडर क्या बचेगा यदि हम इसको डिवाइड करें x माइनस 2 से। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है और आप ये पता लगाना चाहते हो कि इस पोलिनोमियल को जब इस फैक्टर से डिवाइड करोगे, इस वैल्यू से जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर में क्या बचेगा ये बताओ, ठीक है। तब ये फैक्टर तो नहीं होगा लेकिन रिमाइंडर में क्या बचेगा बताओ। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको यहां पर x माइनस 2 रखोगे, इससे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को डिवाइड करोगे, फिर तुम्हें लास्ट में जाकर के क्या मिलेगा भाई, एक हमें रिमाइंडर यहां मिलेगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो ये कहता है कि यदि आप किसी भी पोलिनोमियल f ऑफ x का रिमाइंडर पता करना चाहते हैं, अगर आप रिमाइंडर पता करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आप क्या करिए, जो आपके पास है ना, जो आपके पास f ऑफ x दिया हुआ है उसमें आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, जैसे इस फैक्टर ये जो वैल्यू जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उसकी वैल्यू रख दीजिए। कैसे रखना है ध्यान सुनिए, अगर x माइनस 2 से कहा है कि आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ तो आप क्या करो, पहले इसको 0 के बराबर मान लो, x इक्वल टू क्या आएगा 2 आ रहा है ना, तो आप क्या करो यहाँ f ऑफ x के जगह पर क्या करो 2 रख लो, यहाँ पर 2 रख लो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। मैंने कहा कि अगर f ऑफ x एक पोलिनोमियल ऐसे दे दिया, अगर ये पूछा जा रहा है कि जब इसको x माइनस 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा बताओ, क्या रिमाइंडर बचेगा बताओ। तो आप ये डिवीजन या तो करके बताओ या तो रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट बता दो। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि यदि f ऑफ x नामक पोलिनोमियल को x नामक f ऑफ x नामक पोलिनोमियल में
क्या रिमाइंडर बचेगा यदि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, f ऑफ x जो दिया है उस x की जगह पे वो वैल्यू रख दो जो यहां से हमें मिलेगी। ठीक है, जैसे x माइनस 2 से डिवाइड करना है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लो, x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, इस 2 की वैल्यू यहां रख दो, मतलब इस पूरे इक्वेशन में 2 की वैल्यू रख दो, तुम्हें पता चल जाएगा। दिखाता हूं, जैसे यहां पे मुझे 2 रखना है, मैं 2 रखता हूं, x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, यहां पर 2 इन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर, मैंने x की जगह पर 2 रखा, यही वाला 2, फिर माइनस 3, x की जगह पर क्या रखा, 2, ठीक है, प्लस 4, मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, 2 x 2 को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 4, 8 4 12 माइनस 6 प्लस, रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस। अच्छा, कैसे मैं कह रहा हूं या कैसे आप कह सकते हो कि ये ट्रू है, दिखाता हूं, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो तो ट्रू हो जाएगा कि हाँ इससे इसको डिवाइड करने पर यही बचेगा। तो मैं दिखाता हूं साइड में, x माइनस 2 से मुझे डिवाइड करना है, इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x क्यूब करना, हाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड करता हूं, तो यहां पर क्या है 2x स्क्वायर, यहां पर क्या है सिंपली x, अगर इसको 2x से मल्टीप्लाई कर तो 2x स्क्वायर बना देगा, तो चलो देखो 2x इंटू x 2x स्क्वायर और 2x इंटू माइनस माइनस 4x, सही है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस 4x माइनस 3x प्लस x बचेगा, 4 में से 3 हट जाएगा, 1 बचेगा, और ये प्लस 4, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो यहाँ पर x है, कुछ नहीं, बस प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू x x, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस और ये प्लस, माइनस x प्लस x कैंसिल, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, रिमाइंडर क्या बच रहा है, देखो भाई रिमाइंडर क्या बच रहा है, प्लस 6, यहाँ पे क्या बचा था, प्लस 6, या तो आप डिवीजन करके निकालो या तो, लेकिन कहा दिया कि बिना डिवीजन के निकालो, तब क्या करना होगा, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके किसी गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या बचेगा ये हम निकाल सकते हैं, यदि किसी वैल्यू से डिवाइड करना हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, तो रिमाइंडर थ्योरम ये हो गया कि अगर हमें रिमाइंडर पता करना है तो x के जगह पे वो वैल्यू रख दे जो हमें यहां से मिलेगा, अगर यहाँ प्लस 2 दिया है तो यहाँ माइनस 2 दिया है तो x के जगह पे प्लस 2 रख लेना, ध्यान सुनो मैं बता देता हूँ, अगर हमें x माइनस a से डिवाइड करना है तो आप f ऑफ a रखोगे, अगर माइनस दिया तो प्लस रखना, और यदि f ऑफ प्लस a से डिवाइड करना, x प्लस a से डिवाइड करना इस पॉलिनोमियल को, तो जब x की जगह पर क्या रखोगे, माइनस, समझ आ रहा है। जैसे अगर ये यहाँ प्लस दिया होता तो हम यहाँ पर क्या रखते, माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2, फिर फाइनली देख लेते क्या वैल्यू आता है, समझ आ रहा है ना, जो वैल्यू आता है वही हमारे लिए रिमाइंडर है, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया, लेकिन ये फैक्टर थ्योरम क्या है, तो फैक्टर थ्योरम भी समझा दे रहा हूं मैं आपको, फैक्टर थ्योरम थोड़ा समझ, कहां गया भाई फैक्टर थ्योरम, तो ये रहा, if f of x is a polynomial and alpha is a real number, then x minus a is a factor, a real number means की एनर्जी। मुझे फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि मान लो हमने एक पॉलिनोमियल लिया f of x, कोई पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल जैसे कि मान लो मैं कह लेता हूं एक पॉलिनोमियल मैं अपने तरफ से ले लेता हूं, जैसे find the value of this, एक फैक्टर थ्योरम पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको मैं ले लेता हूं, चल ये क्या दे दिया, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, कहा कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसको f ऑफ x से मैंने दिखा, मैं कह रहा हूं इसको फैक्टर थ्योरम से, अच्छा ये क्या, अच्छा यही क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करता हूं, कहा कि फैक्टर थ्योरम से आप इसको फैक्टराइज करो, जैसे मैंने लिखा ना फैक्टराइज दिस फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज करना है, आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल ये दे दिया है तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो x माइनस अल्फा से, ठीक है, x माइनस अल्फा से पूरी तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा यदि f ऑफ अल्फा रखने पर ये 0 आ जाता है, नहीं समझे, फिर समझो, मैंने कहा फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि आपके पास यदि f ऑफ x नामक एक पॉलिनोमियल दे दिया, ये पॉलिनोमियल है,
ये पोलिनोमियल को पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के लिए हमें एक फैक्टर चाहिए। अगर हमें एक फैक्टर मिल जाता है तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे मैंने बताया अभी, फिर डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। तो उससे पहले हमें एक फैक्टर चाहिए, और एक फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो कह रहा है कि यदि आप f ऑफ x, f ऑफ अल्फा, अल्फा कोई नहीं मानो, चलो मैं कुछ और लेता हूं जो आपके लिए f ऑफ a ले लेता हूं। यदि आप इस x के जगह पे इस पूरे पॉलिनोमियल में a रखते हो और a रखने पर इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो आपके पास फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, x माइनस दिस वैल्यू, x माइनस दिस वैल्यू। और यदि आप f ऑफ माइनस a रखने पर आपको वैल्यू 0 मिलता है, तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, मैं समझाता हूं। देखो मुझे करना क्या है, ये जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, ये जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 2। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना, 1 बाई 1 x की एक वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने मन से, कोई भी। जैसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, चेक करेंगे, 0 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर x की वैल्यू -1 रखेंगे। समझ आ रहा है, फिर उसके बाद से चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो ठीक है। मान लो कि मैंने x इज इक्वल टू यहां पर 1 रखा, और 1 रखने पे ये पूरी वैल्यू 0 आ जाती है, तो यहां पर फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 1। इस 1 को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1, उसका फैक्टर हो जाएगा। यहां पर मैं फैक्टर रखता हूं। और यदि नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग x इक्वल टू -1 रखेंगे। और यदि x इक्वल टू इसमें -1 रखने पर ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, तो जो हमें फैक्टर मिलेगा इस -1 को इधर बुलाएंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस। तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। और यदि इससे भी नहीं होता तो हम x इक्वल टू 2 रखेंगे, और अगर x इक्वल टू 2 रखने पर ये पूरा 0 हो जाता है, तो इस 2 को इधर बुलाओ, क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यानी फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2। इसी तरीके से अगर x इक्वल टू -2 रखने पर 0 आ जाता है, तो x प्लस 2 हमारा फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाए, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, बिना घबराए। तो चलो मैं भी करता हूं, पहले मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं, यहां पर 1 रखा, उसका क्यूब किया, प्लस यहां पर 1 रखा, उसका स्क्वायर किया, -4 इंटू 1 किया, -4। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू 1 -4 -4, प्लस 1 क्या हो जाएगा, +2, -4 -4 -8। देखो भाई इसको सॉल्व करें तो -6 आएगा, 0 नहीं आया, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, अब फिर से एक बार इसके x की जगह पर अब -1 रख के चेक करेंगे। चेक करते हैं, -1 रखा, उसका क्यूब रखा, +1 रखा, उसका सॉरी -1 रखा, उसका स्क्वायर किया, -4 इंटू -1, ठीक है, -4, ठीक है। ध्यान रखना, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। देखो अब -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, -4, देखो -1 +1 प्लस -4 माइनस, कट गया, दिख रहा है, उससे डिवाइड हो गया, मतलब पूरा क्या बचेगा, वैल्यू 0 बचेगा। मतलब x इक्वल टू -1 रखने पर ये पूरा 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर होगा, x प्लस 1 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर एक फैक्टर मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसी से इसको फैक्टराइज कर देंगे। समझ आ रहा है, क्या करेंगे, उसी से इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करते हैं, देखो हमें फैक्टर मिल गया ना, समझ आ गया कैसे फैक्टर मिला है। देखो x इक्वल टू -1 रखे हो तो पूरा 0 आ गया, तो 1 को -1 को इधर बुलाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया, तो हमने क्या किया, फैक्टर थ्योरम से पता लगाया इसका फैक्टर क्या है, ठीक है। तो जब हमें इसका फैक्टर मिल गया, क्या फैक्टर निकला, 1 फैक्टर इज x प्लस 1, फैक्टर मिल गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सके। क्यों निकालेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या पावर 3 है, इसका मतलब 3 फैक्टर निकलने चाहिए, तो 3 के में से 1 निकल गए, 2 और चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को पकड़ेंगे, ठीक है, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे, x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो डिवाइड करता हूं, तो हमें यहाँ x क्यूब चाहिए, यहाँ x है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर। जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, -4x -4 को नीचे उतारो, यहां पर क्या रखूं, -4 रखा जाए, -4 इंटू x -4x -4 इंटू +1 -1,
जब मैं माइनस करूंगा ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आता है, देखो यहां तक तो सॉल्व करना समझ आ गया। अब उसको डिवाइड करेंगे, हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरा कन्वर्ट करें तो x स्क्वायर माइनस 0x या प्लस 0x कुछ भी रख लो भाई। और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि 0 माइनस नहीं होता, प्लस 0x माइनस 4। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहां पर कोई ऐसी वैल्यू ले जिसको ऐड करें तो 0 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आ जाए। तो हम यहां पर लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x। भाई देखो प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ प्लस 2 कोएफिशिएंट माइनस 2 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस 4 और ये माइनस 4। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन, यहां से कुछ कॉमन, यहां से x बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। और यहां से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। x प्लस 2 को मैं बाहर निकाल लूं यदि तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। दो फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, x प्लस 2, x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। एक फैक्टर यहां निकल चुका था और दो फैक्टर यहां, कुल मिला के 3 फैक्टर चाहिए क्योंकि इसका पावर 3 है इसलिए 3 फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से हम कोई किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन को या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इसी तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। पहले उसमें क्या करते हैं, मान लो अगर हमारे पास कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी जिसमें x का पावर 4 हो जाए या डिग्री 4 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे ना, हमारे पास वहां दो फैक्टर दिया रहेगा, दो फैक्टर दिया रहेगा। पहले एक फैक्टर या मान लो एक ही फैक्टर दिया रहेगा, तो एक फैक्टर से पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें यहां पर क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। फिर उस क्यूबिक इक्वेशन को फिर से इसी से फैक्टराइज करेंगे तब जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फिर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और हमें वहां वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला एक्सरसाइज है। आप पहला एक्सरसाइज क्या है, हमारे ख्याल से सिर्फ यही एक मात्र एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज नंबर 6। उसके बाद से कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो स्टूडेंट आप इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर बताइए हमें, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।